सब प्रिय मित्रों, कुछ पाठकों ने मेरे को स्पेशल रिक्वेस्ट किया है कि मैं पैरानॉर्मल और पैरासाइकोलॉजी पे कुछ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूं। नेचुरली, क्योंकि मेरा काम कुछ ऐसा रहा, जीवित और मृतक दोनों लोगों से दोनों तरह के एग्जामिनेशन करना, फ्रेश और डिकम्पोज्ड, और बहुत सुदूर जंगलों में जाकर के भी और गांवों के इंटीरियर में जाकर के भी काम करना, रात को काम करना, अकेले भी काम करना रात को किया है, ऐसी बात नहीं, दिन में भी। तो उन परिस्थितियों में काफ़ी लोग आप में से एक्सपेक्ट करते होंगे कि मुझे कुछ पैरानॉर्मल या पैरासाइकोलॉजिकल एक्सपीरियंसेस हुए होंगे। तो यह मैं एक बात बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मुझे कोई पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस मेरे काम संबंधी उसमें, जबकि मैंने पता नहीं कितने काउंट करना बहुत मुश्किल है, लिविंग और डेड्स दोनों के बीच में रहा हूँ, लेकिन कभी मेरे को एक बार भी कोई पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस नहीं हुए। सच कहूँ तो मन में कहीं लगता था कोई एक बार ऐसा एक्सपीरियंस हो जाए तो मैं उस तरफ भी स्टडी करना शुरू करूं, लेकिन कुछ कभी हुआ ही नहीं। पूरे भारत के चारों दिशाओं में जाकर के मैंने किया, देखा, लेकिन कभी इस तरह का मेरे साथ व्यक्तिगत रूप से अपने काम के संबंध में लिविंग या डेड से इस तरह का कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ का नहीं हुआ जो मैं आपको बताऊं। इससे काम से बाहर कुछ एक्सपीरियंस मेरे को जरूर हुए। एक्सपीरियंसेस किस तरह के कि आप अपने दिमाग से उस बात को इतने ज़्यादा स्तंभित हो जाते हैं कि उस एहसास को आप भूल नहीं पाते, वो बार बार आपके दिमाग में आपको रिमाइंड करता रहता है। मैं सबसे पहले अपने सबसे लास्ट वाले एक्टिविटी, पैरानॉर्मल कह दीजिए या पैरासाइकोलॉजिकल कह दीजिए, क्योंकि दो टर्म इनके लिए यूज़ की जाती हैं, उनके बारे में बताता हूँ। मैं जब दिल्ली में आया तो मात्र 22-23 साल का था और 1971 के वार में मैंने पार्टिसिपेट किया था एज ए वॉलेंटियर सिविल डिफेंस ऑफिसर की कैपेसिटी में। नाल एयरपोर्ट, जो कि राजस्थान में बीकानेर से 10-12 किलोमीटर दूर बाहर है, वहाँ पे मैं पोस्टेड रहा और मुझे सर्टिफिकेट सिविल डिफेंस ऑफिसर का 6 महीने का दिया गया। वार के बाद में नेचुरली बीइंग डोगरा, पहली इच्छा हर डोगराओं की यही होती है कि भाई वो किसी डिसिप्लिन फोर्स में चला जाए। मैंने भी वैसा ही किया और तुरंत मेरा सिलेक्शन इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस, जो उस वक्त नई ही कॉन्स्टिट्यूट हो रही थी, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। और उसी निमित्त मैं दिल्ली में आया था अपने आप को रिपोर्ट करने के लिए, क्योंकि उसका हेड ऑफिस उस वक्त दिल्ली में RK पुरम में सेक्टर 6 में हुआ करता था। क्योंकि अभी कॉन्स्टिट्यूट हो रही थी तो उसके जो डायरेक्टर थे वो मिस्टर कॉल, जो IPS थे,
बाद में मैं उनको अच्छी तरह जानने भी लगा, क्योंकि उनका टर्म वहाँ ख़त्म होने के बाद फिर वो दिल्ली पुलिस में और सीबीआई में भी रहे। तो बाद में मेरा उनसे इंटरेक्शन ज़रूर हुआ, पर उस वक्त वही वहाँ पे डायरेक्टर थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई आपको वहाँ पहुँचने में लेह में मेरी पोस्टिंग हुई, लद्दाख में सॉरी। तो लद्दाख पहुँचने के लिए उस वक्त लद्दाख में कुछ था नहीं, कोई वहाँ पे हॉस्पिटल वगैरह नहीं था। तो उन्होंने कहा जी वहाँ पे एल्यूमिनियम के टेंट हैं और उन टेंट में आपको रहना पड़ेगा, लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट है। उन्होंने काफ़ी कुछ मुझे एक्सप्लेन किया। वहीं मैं उस वक्त जब आर.के. पुरम में जाया करता था तो मैं स्टे कर रहा था हिंदूराव हॉस्पिटल में। मेरे एक मित्र थे, पहले तो मैं आरएसएस का जो कार्यालय है झंडेवाला में वहाँ रहा, और उसके बाद मैंने शिफ्ट कर लिया अपने मित्र के पास जिनका नाम शिव शंकर पारिक था, और वो हिंदूराव हॉस्पिटल में काम कर रहे थे। तो उन्हीं के साथ उनके हॉस्टल में मैं शिफ्ट कर गया, और वहाँ से मैं नीचे उतर के जो सब्जी मंडी का एरिया है वहाँ से एक बस मिलती थी मेरे को 27 नंबर, जो करोल बाग की तरफ से आती थी, और वहाँ से मैं उस पर बैठता था। डबल डेकर बस थी 27 नंबर, और वो पूरा चक्कर लगाते हुए और एम्स होते हुए आर.के. पुरम में जाती थी। एम्स का नाम पढ़कर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ये नाम पहले मैंने नहीं सुना था। तब तक लोग 71-72 तक इसको जानते भी नहीं थे, क्योंकि तब विलिंगटन हॉस्पिटल जो है वह ज़्यादा मशहूर हुआ करता था, क्योंकि सारे नेता वगैरह वहीं भर्ती हुआ करते थे, नेहरू जी भी वहीं भर्ती हुआ करते थे। एम्स अभी बन रहा था 71 में, ये पूरा फुल फ्लेज्ड नई बिल्डिंग में फंक्शन होना शुरू हुआ, और उसके बाद में हम लोगों के आने के बाद में ही जब पूरी स्ट्रेंथ वहाँ पे हो गई तो उसका नाम होने लगा। तो वहीं जब मैं बस में बैठता था तो एक वृद्ध व्यक्ति, बहुत वृद्ध, वो भी उसमें बैठ करके कभी मुझे वो आते वक्त मिल जाते थे और कभी जाते वक्त, क्योंकि मैं जाता भी उसी बस से था, वो आर.के. पुरम तक जाती थी, तो वापस में उसी बस में बैठता था। तो कभी वो मेरे को मिल जाते थे एम्स के हॉस्पिटल के सामने वाले स्टैंड पर, क्योंकि वहीं से वो बस बोर्ड करते थे और करोल बाग जाया करते थे। और वो अचानक मेरे पास ही आके बैठ गए, और काफ़ी वृद्ध थे, और एकदम ऐसे ही बात चलते चलते उन्होंने कहा कि भाई आप कहाँ से कैसे आए हैं। जब मैंने उनको बताया तो बोले मेरे बेटे प्रोफेसर हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में, और मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के साइंसेज के उसी में रहता हूँ, D2 टाइप में, और उनका नाम डॉक्टर कपूर है, और वो फिजियोलॉजी के प्रोफेसर हैं। अब वो रोज़ मेरे साथ काफ़ी घंटे, 1.5 घंटे का रास्ता होता था, काफ़ी मेरे से बातचीत करते रहते थे। तो इस तरह से पूरी तरह से मैं परिचित हो गया एम्स से। एक दिन जब मैं आ रहा था तो मेरे मन में आया, क्योंकि मिस्टर कोल जो थे IPS, जब मैं उनके पास रिपोर्ट करने गया तो उन्होंने मुझे एडवाइस किया कि देखो दिल्ली में इतनी इंस्टीट्यूशंस हैं, तुम कहाँ लद्दाख में जाओगे, तुम यहाँ क्यों ट्राई नहीं करते। मैं समझता हूँ कि तुम्हारे यहाँ पे डिसिप्लिन फोर्सेस को लोग लाइक करते हैं, पर मैं तुम्हें एडवाइस करता हूँ तुम आगे पढ़ो, और यहाँ इतनी इंस्टीट्यूशंस हैं, ट्राई करो, तुम्हारे नंबर बड़े अच्छे हैं, कहीं ना कहीं हो जाएगा। वो भी दिमाग में था ही, और इधर इन महानुभाव ने, कपूर साहब ने भी मेरे को मोटिवेट किया, और एक दिन मैं कपूर साहब के साथ ही नीचे उतर गया। कपूर साहब अपने घर की तरफ चले गए और मैं हॉस्पिटल की तरफ चला गया, और उसी दिन एंट्रेंस टेस्ट था जो मैंने दिया और क्वालिफाई हो गया। उसके बाद इंटरव्यू हुआ, उसमें भी सिलेक्ट हो गया, और ऐसे में एम्स में एंट्री पा गया।
एम्स में आने के बाद भी उनसे मेरी मित्रता बनी रही। वयोवृद्ध थे तो मेरे को कहीं ना कहीं मिल जाते थे, और उन्होंने मेरे घर पे भी आना जाना शुरू कर दिया एक बच्चा समझ के। मैं तो उनकी पोते की उम्र का हो गया, ग्रैंडसन की उम्र का हो गया, तो वो मेरे घर पे आ जाते थे। और शादी के बाद वो मेरी वाइफ से भी और मेरे बच्चों से भी उनको काफ़ी लगाव हो गया, और वो कुछ ना कोई चीज़ लेकर के हमेशा मेरे घर आ जाते थे, बच्चों के साथ खेल करके और चले जाया करते थे। एक दो बार उन्होंने अपने घर भी हमें बुलाया, खाना दिया, खाना वाना खिलाया, लेकिन तब जो उनके बेटे की फैमिली थी वो गर्मियों की छुट्टियों में कहीं बाहर वेकेशन पे गए हुए थे, तो उनसे मेरा इतना इंटरेक्शन नहीं हो सका। लेकिन धीरे धीरे जब मैं एम्स की फैकल्टी में आ गया तो उनसे मेरे अच्छे संबंध हो गए, उनके बेटे से भी। और संबंध होने के कारण कभी कभी मैं उनसे मिलता रहता था, वो भी मेरे से मिलते रहते थे। और उनके फादर साहब भी थे, उनकी तो मैं बहुत रिस्पेक्ट करता था। तब तक वो काफ़ी वृद्ध भी हो चुके थे। प्राय जब मैं उसी कैंपस में शिफ्ट कर गया जहाँ वो रहते थे, उन्हीं क्वार्टर्स में D2 में शिफ्ट कर गया, मेरे को मिल गए। जब मैं थोड़ा सीनियर हो गया तब तक भी वो जीवित थे। शायद उनकी उम्र उस वक्त 86-87 रही होगी, लेकिन अभी तक भी वो मूवमेंट करते थे। करोल बाग जाते थे, वहाँ पे उनकी शॉप थी, और फिर वहाँ से आते थे। ये उनके लिए अच्छा गुड टाइम पास था, और एक्टिव भी इससे वो रह जाते थे। अब वो हमेशा मेरे को मिलते, हमारी दुआ सलाम होती। कभी कभार मैं उनको घर में भी ले आता, चाय भी पिलाता, बड़े अच्छे संबंध चलते रहे। इसी बीच मैं कुछ बहुत व्यस्त हो गया। मेरे प्रोफेसर रिटायर हो गए, मैं डिपार्टमेंट में अकेला पड़ गया, और इतना अकेला पड़ गया कि 7 साल तक मैं अकेला ही पूरे डिपार्टमेंट को संभालता रहा। मेरे पास कोई हेल्प अवेलेबल नहीं थी। रिज़ल्ट ये था कि दिन रात मुझे इमरजेंसी डिपार्टमेंट में या फिर पोस्टमार्टम रूम में ही रहना पड़ता था, और बहुत कम समय के लिए रात को सोने आए, फिर सुबह चले गए। बीच में इसी में कोर्ट के सम्मन भी आ रहे हैं, पुलिस वाले भी आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, तो बड़ा व्यस्त रहा मेरा 6 साल जीवन का टाइम। तो अक्सर मैं जब घर लौटता था तो अंधेरा होता था, और सुबह बड़ी जल्दी में निकल जाता था पिछले दिन के पेंडिंग काम को कंप्लीट करने के लिए। इसके कारण कई दिनों तक मेरी कपूर साहब से मुलाकात नहीं हुई। और मैं एक दिन जब वापस शाम को आ रहा था तो वो मुझे गेट के ऊपर मिल गए, और गेट पे मिलने के बाद उन्होंने मेरे से शिकायत की। मैं भी रुका, मैंने कहा अरे कपूर साहब बहुत दिन हो गए, सालों इस बार तो बीत गए, आपसे मेरी मुलाकात नहीं हो पाई। और वास्तव में मैंने अपनी परिस्थिति रोना रोया अपनी परिस्थिति का। तो कहने लगे हाँ मैं भी बहुत बीमार रहा, और मैं बहुत सोचता रहा कि तुम क्यों नहीं मुझे देखने आए। पहले मेरे को हार्ट अटैक हो गया, उससे बड़ी मुश्किल से बचा, और हार्ट अटैक होने के कारण अब हर्पीज हो गई। और उन्होंने सारा मेरा हाथ निकाल करके, अपना कपड़ा निकाल करके हाथ दिखाया, चेस्ट दिखाई जहाँ पे हर्पीज के दाग थे, लेकिन वो उस वक्त सूख रहे थे। बोले अब ये सब सूख रहे हैं, सब ठीक हो रहे हैं, लेकिन मेरे को बहुत दर्द होना शुरू हो गया है, और बड़ी तकलीफ़ है मेरे को। तो मैं तो सोच रहा था तुम कुछ मदद करोगे, पर तुम तो मेरे को देखने भी नहीं आए। इस तरह की उन्होंने मेरे से शिकायत की। मैंने भी अपनी गलती मानी, और मैंने कहा कि मुझे माफ़ करें, मैं व्यस्त था अपने काम में इसलिए नहीं आ सका। आप कपूर साहब से पूछ लीजिएगा कि मैं अकेला ही डिपार्टमेंट में पड़ गया हूँ, मेरे पास कोई फैकल्टी नहीं है, लिमिटेड कुछ रेजिडेंट्स आते हैं, उन्हीं की मदद से ही मैं पूरा डिपार्टमेंट चला रहा हूँ। चले गए। काफ़ी देर तक हमने बात की, करीबन आधे घंटे से ज़्यादा बात की होगी। और उसके बाद ये सारा एक रिवॉल्विंग गेट के पास बात हो रही है।
मेरे ही घर के पास में एकदम रिवॉल्विंग गेट था, वहीं से T22 में मैं रहता था उस वक्त, तो उसके पास ही रिवॉल्विंग गेट है। उसी गेट पे खड़े खड़े हमारी सब ये बातें। तो बोले ठीक है, अब तो मैं इतना बीमार से ठीक हो रहा हूँ, लेकिन दर्द मुझे बहुत ज़्यादा है, परेशानी बहुत ज़्यादा है, कभी समय मिले तो मेरे से मिलने आना। ठीक है, वो घर चले गए, मैं अपने घर चला गया। मैं थोड़ा सा नेक्स्ट डे आप भूल जाते हैं। तीसरे या चौथे दिन अचानक जब मैं घर आ रहा था तो उनके बेटे जो हमारे यहाँ प्रोफेसर थे फिजियोलॉजी में, वो मेरे को उसी गेट पे मिल गए। जब मिल गए तो क्योंकि वहाँ उनका घर भी वहीं था, तो मैंने उनको कहा, मैंने कपूर साहब कैसे हैं? बोले कैसे हैं? बोले फादर साहब, मैंने कहा आपके कैसे हैं? मेरी 2 दिन पहले उनसे मुलाकात हुई थी, बड़ी शिकायत कर रहे थे, उनको हर्पीस जोस्टर हुआ था और कह रहे थे हार्ट अटैक भी हुए, और मुझे शिकायत की, उन्होंने मिलने नहीं आया। तो अब वो कैसे हैं, कहाँ पे हैं? मैं उनसे ज़रूर घर आके उनको मिलना चाहूँगा, और मैं बड़ा फील कर रहा हूँ कि मैं उनसे नहीं मिला। इतनी बात सुनने के बाद में डॉक्टर कपूर दंग रह गए, एकदम सन्न रह गए। बोले डॉक्टर साहब आप क्या बात कर रहे हैं? आप फिर मुझे बताएं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? फिर मैंने बताया कि मैं आ रहा था, ऐसे ऐसे शाम को इस गेट पे मिले मेरे को, और उन्होंने दिखाया, उनको इतनी हर्पीस जोस्टर थी पूरे हाथ पे और चेस्ट पे, सारे दाने उनके तब सूख रहे थे, और उन्होंने कहा साहब मेरे को हार्ट अटैक हुआ था, बड़ा ज़बरदस्त हार्ट अटैक था, कैसे न कैसे बच गया, और उसके बाद अब ये बीमारी मेरे को हो गई, बहुत तकलीफ़ है, मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ, और आप मिलने नहीं आए मेरे से। तो मैंने उनको बताया कि मैं बिजी था। तो वो कहने लगे मैं नहीं मानता। मैंने कहा क्यों? मैं मिला हूँ 2 दिन पहले। बोले उनकी तो मृत्यु हुए लगभग साल भर होने को है, जो चीज़ आप बता रहे हैं वो सब उनको था, हर्पीस जोस्टर उनको हुआ, पूरा हाथ और पार्ट ऑफ चेस्ट भी इन्वॉल्व हुआ, और उसी के कॉम्प्लिकेशन से बाद में उनकी डेथ हुई, और उससे पहले उनको हार्ट अटैक भी हुआ था। ये सब बातें सही हैं, लेकिन ये सब आज से साल भर पहले हुआ था। ये 2 दिन पहले तो आज वे मिलने की बात कह रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल है? मैं भी दंग रह गया। मैंने कहा साहब आप मानो या ना मानो, मेरी स्मृति इतना धोखा नहीं कह सकती, और नहीं मैं हो सकता, अगर मैं सोच सकता है फिर एक दूसरा दिमाग मैंने हो, मुझे सपना भी अगर आता, मैंने कहा मान लीजिए हो सकता है मुझे इस तरह का सपना आया हो, तो ये हर्पीस जोस्टर और हार्ट अटैक की बात मुझे कहाँ से पता आती? मैं तो मिला ही नहीं साल 1.5 साल से उनको, इतना व्यस्त हूँ मैं तो किसी से नहीं मिला, अपने घर बीकानेर भी नहीं गया, साल 1.5 साल हो गया, 1.5-2 साल हो गए। मैं तो इतना व्यस्त चल रहा हूँ कि मतलब मैं अपने आप से परेशान हूँ। तो मेरा कोई झूठ बोलने का नहीं है, मुझे सचमुच मिले हैं, इसी रिवॉल्विंग गेट पे मिले हैं, विकेट गेट जिसको कहते हैं लोग, वहीं मिले हैं। अब ये बात मेरी समझ में नहीं आई, आज तक समझ में नहीं आई कि वो क्या था। तो ये तो मेरी हुई लास्ट घटना जो मेरे साथ में हुआ। अब इसको मैं किस कैटेगरी में रखूं, पैरासाइकोलॉजी और पैरानॉर्मल, क्योंकि काफ़ी कुछ इसमें सत्यता भी है, और मेरे लिए एक आश्चर्य की बात थी। दूसरी घटना जो मैं बताऊंगा वो एक अपने बचपन की बात मैं बताना चाहता हूँ। जब मैं बीकानेर में पढ़ता था तो हम 3 दोस्त 7th क्लास से लेके और 10th क्लास तक, बाद में भी रहे, अभी भी हैं, आज की तारीख में हम लोग दोस्त हैं, पर तब प्राय हम लोग साथ ही रहा करते थे हर काम में। एक बंसीलाल स्वामी और एक जुगल किशोर सिरीमाले और मैं। जहाँ भी जाना है सिटी में, लाइब्रेरी के सामने एक विश्व ज्योति थिएटर होता था, उसके पास एक लाइब्रेरी थी, वाचनालय था, उस वाचनालय के सामने, और हमारे जो भी उस एज में बच्चों के अड्डे होते हैं, हम तीनों साथ ही दिखाई देंगे।
मंदिर भी जाना है ना गणेश जी या कहीं भी जाना है, तीनों साथ ही जा रहे हैं, यानी कि तीन मूर्ति ये साथ में ही रहेगी। अब हम लोग तीनों जो हैं एक दिन शाम की इवनिंग को, उस एज में आप नए नए एक्सपेरिमेंट करते हो, तो एक बजरंग धोरा करके वहाँ पे जगह है जो सिटी से उस वक्त बाहर थी, अब तो वो सिटी में आ गई। उस वक्त वो जंगल में थी, तो उसके पास से रेलवे लाइन जाती थी जो अब तो जैसलमेर तक जाती है, उससे पहले बीच तक ही जाती थी। तो उस लाइन पे बजरंग धोरे को वहाँ हनुमान जी के दर्शन करके और उस लाइन पे कुछ टहलने के लिए हम निकल गए इवनिंग को, और लाइन लाइन चलते गए। कोई आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर चल दिए होंगे तो शाम हो गई, थोड़ा सा अंधेरा होने लगा, तो हम लोगों ने कहा चलो वापस चलते हैं। तो सामने से 3 साधु हमको दिखाई दिए पटरी पे आते हुए। थोड़ा नज़दीक आए, देखा तो बहुत यंग है, हम लोगों के कुछ कोई 7-8 साल, मैक्सिमम कोई 10 साल बड़ा होगा। हम अगर 16-17 साल के थे तो वो 25-26-23 साल के होंगे। तो तीनों भगवा पहने हुए और वो पटरी पे चलते हुए आ रहे हैं, पटरी से चलते हुए आ रहे हैं। तो हमने उनको रोका। रोकने पे हमने मजाक शुरू किया कि बच्चे तो बच्चे होते हैं, 7वीं-8वीं क्लास के बच्चे, वो उस वक्त थोड़े 26-27 साल के बड़े थे हमसे। तो ऐसे ही बात चल पड़ी, तो हमने कहा जी आप कौन हैं? बोले हम साधु हैं। तो यहाँ पटरी से क्यों आ रहे हो? बोले साहब ऐसा है कि हम कोलायत जी दर्शन के लिए गए हुए थे। कोलायत, जैसा मैंने अपने एक ब्लॉग उस पर डाला भी है, बहुत ही प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है। कोलायत गए थे, ट्रेन वहाँ से छूट गई, तो हमने कहा यहाँ पे क्या करना है दिन भर बैठ करके? तो वो 50 किलोमीटर है बीकानेर से। तो बोले 50 किलोमीटर तो है, चल पड़ते हैं। पटरी चलते हुए सीधा रास्ता यहाँ पहुँच जाएगी। पटरी छोटी, पटरी का रास्ता छोटा होता है, सड़क का थोड़ा बड़ा होता है। तो वो पटरी बोले चलते रहते हैं। हम आ गए, पहुँच गए 4-5 घंटे में। हम लोगों की चाल थोड़ी ज़्यादा होती है, तो इसलिए यहाँ आप मिल गए। और वैसे बीकानेर वहाँ से आगे 10-12 किलोमीटर और था, तो इसलिए वो शाम तक पहुँच जाना वहाँ ठीक ही था उनका। हमारे मन में जिज्ञासा जगी। मैंने उनको कुछ अध्यात्म पे प्रश्न पूछने शुरू कर दिए, और मेरे दोनों मित्रों ने भी मजाक में इसके प्रश्न पूछे, जोक में। उनमें से जो उनके मुख्य साधु थे वो हंसे, जोर से हंसे, और कहने लगे बच्चों ऐसा है, तुम लोग ये सब जो प्रश्न खड़ा कर रहे हो, भगवान है कि नहीं, कौन नियंता है, कौन क्या है, ये आज तो सोचना आसान है, पर आने वाले समय में 50 साल में, ठीक वर्ल्ड 50 साल यूज़ किया उन्होंने, ये और भी मुश्किल होगा। क्योंकि तब तक आदमी जीव को टेस्ट ट्यूब में अपनी लैब में तैयार कर चुका होगा। तो तब फिर तुम कैसे सोचोगे? तुम तो विज्ञान के वैज्ञानिक संबंधी प्रश्न पूछ रहे हो, फिर तुम उसके क्या प्रश्न पूछोगे? ये मटेरियल ही तो है, इस मटेरियल को इकट्ठा कर लो और एक टेस्ट ट्यूब में डाल दो, लाइफ बन जाएगी। इसमें क्या आश्चर्य की बात है? और तुम क्यों इसके बारे में चिंतित हो? इसमें साइंस क्या है? और मैं तुम्हें कहता हूँ कि 50 साल बाद, आज से 50 साल बाद, आदमी टेस्ट ट्यूब के अंदर लाइफ बना लेगा। फिर तुम क्या सोचो, मैं आज जो सारे जवाब दूंगा वो गलत हो जाएंगे? तो बोले कुछ नहीं है, ये भाव और भावनाएं समझने के लिए बहुत तपस करना पड़ता है। तो तुम अभी पढ़ाई लिखाई करो, फिर सोचना कभी।
उनका जो कहने का तरीका था, संस्कृत में शब्द यूज़ करने का प्रयोग करके, उसने मुझे खाली निरुत्तर ही नहीं किया, निशब्द कर दिया, और बहुत समय तक उसने उन शब्दों ने मेरे को सम्मोहित रखा। मैं कुछ ऐसा सम्मोहन में आ गया कि उस विचार से बाहर नहीं निकल पाता था, और मुझे कोई हफ्ता भर लगा उस विचार से, उनके प्रबल आंसर से, जिस तरह की मेरे अंदर एक मेस्मरिज्म कह दो, हिप्नोसिस कह दो, जो आ गई, बहुत समय लगा। वह भी मैं सोचता हूँ एक पैरासाइकोलॉजिकल साइंस ही है, वह भी एक पैरानॉर्मल स्थिति है जो आपको एक आभास देती है। इस घटना के बावजूद भी मेरा जो रुझान कभी भी वेदांत की तरफ या उपनिषद की तरफ या पुराणों की तरफ नहीं हुआ। मैं अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गया और एम्स में आ गया। एम्स में जब मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया तो एक दिन अपनी लाइब्रेरी में कुछ फालतू समय में मैं चला गया, तो वहाँ पे जो पहली हमारी हेल्थ मिनिस्टर थी इंडिया की, और जिन्होंने काफ़ी अपना योगदान किया था, हालांकि ये प्लान तो अंग्रेजों का बनाया हुआ था, लेकिन उन्होंने उसको मूर्त रूप दिया, राजकुमारी अमृत कौर, जो पटियाला की प्रिंसेस थी। तो उन्होंने फिर जब काफ़ी वृद्ध हो गई तो अपना सारा सामान, टेबल कुर्सी भी और अपनी सारी बुक्स जो हैं वो एम्स को डोनेट कर दी थी। तो उसी में इनकी इतनी ज़्यादा बुक थी, हज़ारों की तादाद में, कि उसका एक सेपरेट सेक्शन बनाया गया था। बाद में मुझे पता नहीं कि अभी वो सेक्शन है कि नहीं, या ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि लोगों का ऐसा रुझान होता नहीं है। उस मेडिकल की बुक्स भी थी, सब थे, और बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक बुक्स थी उसमें। तो वो डोनेटर सेक्शन को राजकुमारी अमृत कौर लाइब्रेरी सेक्शन का ही नाम दिया जाता था। तो मैं उसमें बैठ गया और वहीं पे मैंने एक छोटी बुक को निकाला, सबसे छोटी किताब जो मुझे नज़र आई। यह किताब लिखी हुई थी एक जर्मन फिलोसोफर की, और इस बुक का नाम था उपनिषद। यह उपनिषद दाराशिकों ने जिन किताबों का अनुवाद किया फारसी में, उसमें से ही एक किताब थी, उसका ही एक पार्ट था। और दाराशिकों की ये किताब, उस ऑथर ने लिखा था कि यह किताब दाराशिकों की लिखी हुई, जब मैं इंडिया से वापस आ रहा था तो ईरान में मेरे को ऑक्शन में मिले, और उन्होंने 2-3 पैसे में ऑक्शन में उस किताब उपनिषद को खरीद लिया। उनको पारसी आती थी, क्योंकि ये पारसी संस्कृत से पारसी में की थी उन्होंने। तो घर ले जाकर उन्होंने इस किताब को पढ़ा। इस किताब का नाम था ईशोवास्य उपनिषद, और उन्होंने उसका जर्मन में ट्रांसलेशन किया। और उसके प्रीफेस में उन्होंने लिखा हुआ था, इसका अर्थ ये है कि यह ज्ञान मेरे जीवन का आधार है, और यही ज्ञान मेरे मृत्यु का भी आधार होगा। मैंने उसका पहला ही श्लोक पढ़ा, क्योंकि वो संस्कृत में लिखा था, नीचे उसके पारसी का अनुवाद दाराशिकों का लिखा हुआ था, और उसके बाद वो जो राइटर थे जर्मन, शोपेनहावर उनका नाम था, शोपेनहावर का लिखा हुआ, उसमें जर्मन का अनुवाद था, और उसके बाद नीचे इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन था। उन पहले 2-3 श्लोकों को ही पढ़ के मुझे ऐसे लगा जैसे मैं अपने इस अस्तित्व से बाहर आ गया हूँ। वो ऐसा अनुभव था जिसको मैं डिस्क्राइब